Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you are watching Mathflix by Hashim Zia. मेरा बेटा हम प्रोबेबिलिटी के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे जो कि एप्टीट्यूड का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक. आप किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आईबीएस साइड हो, चाहे वो नस साइड हो, चाहे वो फास्ट या जीआई के या एनईडी साइड हो, ये वो क्वेश्चंस होंगे जो बेतहाशा आपको आपके पेपर्स में लाजमी दिख रहे होंगे. जिस तरह आप लोगों को लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने एडिशन लॉ विद टू टाइप्स पढ़ाया था कि भाई या तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं या नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं. सेम गोज फॉर द मल्टीप्लिकेशन लॉ कि भाई इसकी भी दो टाइप्स होती हैं, मगर ये टाइप्स बिलीव मी बेटा बहुत इजी होती हैं. कैसे इजी होती है मैं भी आपको बता देता हूं कि देखो आपके पास मल्टीप्लिकेशन लॉ में भी दो चीजें हैं. या तो अगर आपके इवेंट्स डिपेंडेंट इवेंट होंगे तो आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे तो इस फॉर्मूले को यूज करोगे. मैं सबसे पहले आपको आसान चीज सिखाता हूं, तो बेटा पहले इंडिपेंडेंट इवेंट देख लो. इंडिपेंडेंट के बुनियादी मायने क्या होते हैं, इंडिपेंडेंसी किसे कहते हैं भाई. क्या इंडिपेंडेंट होने को लोग इतना प्रेफर करते हैं, यानी कि खुद मुख्तार होना, अपना काम से काम रखना, किसी के दूसरे काम में दखल अंदाजी ना देना, यानी कि उसका उससे कोई लिंक ना होना. इन अदर वर्ड्स किसी एक चीज का दूसरी चीज से लिंक ना होना, तभी तो इंडिपेंडेंट है. डिपेंडेंट क्या होता है, दूसरे का मोहताज होना. तो इंडिपेंडेंट क्या होता है, लिंक ना होना एक दूसरे से. यानी कि कभी भी आपको ऐसे दो इवेंट्स दे दिए जाए जिनका आपस के अंदर कोई लिंक ना हो, कोई मोहताजी ना हो, यानी कि एक इवेंट दूसरे पे किसी भी सूरत डिपेंड ना करता हो, तो ऐसा केस मल्टीप्लिकेशन लॉ का कहलाता है इंडिपेंडेंट इवेंट का. सर ये पता कैसे चलेगा कि मल्टीप्लिकेशन लॉ का क्वेश्चन है, तो बेटा वो मैं भी आपको हिंट में बताऊंगा, परेशान नहीं होना. सेकंड नंबर के ऊपर बात, डिपेंडेंट इवेंट क्या होता है. जैसे मैंने अभी ये बात बताई डिपेंडेंट को समझाते हुए या इंडिपेंडेंट को समझाते हुए कि बेटा डिपेंडेंट के मायने होते हैं मोहताजी के, डिपेंडेंट के मायने होते हैं किसी का मकरूज होना, या किसी के ऊपर डिपेंड होना, या किसी की हेल्प लेना, या किसी के ऊपर आपकी वैल्यूज का मोहताज होना. यानी कि कई तरह के मतलब बता सकता हूं कि भाई एक इवेंट अगर दूसरे को किसी भी तरीके से अफेक्ट करता है तो वो डिपेंडेंट इवेंट होगा. और ऐसे मल्टीप्लिकेशन लॉ जिसके अंदर दो इवेंट्स एक दूसरे के डिपेंडेंट होंगे, उनके लिए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है वो आपके सामने मौजूद है. दैट इज ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय. इसका मतलब क्या है, अच्छा इसको मैं एक और तरीके से लिख देता हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं है. इसको मैं ऐसे करके लिख देता हूं, इसको ऐसे करके भी लिखा जा सकता है. यानी कि इसका मतलब यह कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय ए. सर ये इसका मतलब क्या है मेरा बच्चा, इसका मतलब यह है कि जो सेकंड इवेंट है वो किसी तरीके से फर्स्ट पे डिपेंडेंट होगा, तब हम हमेशा इस फॉर्मूले को यूज करेंगे. कैसे यूज करेंगे, क्या करेंगे, वो सब ऑब्वियसली अब क्वेश्चंस करवाऊंगा तो साथ साथ समझा रहूंगा. आई होप यहां तक की बात तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर होगी कि डिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्या होता है. अभी के लिए फिलहाल अपने जहन में बस ये बात रखें कि डिपेंडेंट इवेंट यानी कि क्वेश्चन को पढ़ के आप अंदाजा करेंगे, अगर क्वेश्चन में एक से ज्यादा इवेंट्स का जिक्र आ रहा है तो आप समझ जाएंगे कि क्वेश्चन किसका, एडिशन लॉ या मल्टीप्लिकेशन लॉ का. अब फिर आप पिक कर लोगे, एडिशन लॉ अगर होगा तो और ये इधर आ रहा होता है. मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है मैं भी बता देता हूं. मल्टीप्लिकेशन लॉ के अंदर हमेशा हमेशा या तो क्वेश्चन के अंदर एंड का जिक्र आ रहा होगा या फिर बोथ का जिक्र आ रहा होगा. बात को एग्जांपल समझते हैं. लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं कि 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, आपको कोई भी एक कार्ड रैंडमली सेलेक्ट करना है. बताइए वो किंग है एंड एस है. इसका क्या मतलब हुआ सर मेरा बच्चा, इसका मतलब ये हुआ कि अब की बारी के अंदर ये मल्टीप्लिकेशन लॉ का है कहलाएगा, क्योंकि बीच में एंड का सिंबल आ रहा है. कभी भी क्वेश्चन में एंड आ जाए या बोथ आ जाए तब मल्टीप्लिकेशन लॉ होता है. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, जल्दी से रिवाइज करवा दूं कि क्वेश्चन में कभी भी मल्टीपल इवेंट्स होंगे तो या तो एडिशन लॉ पे होगा या मल्टीप्लिकेशन लॉ पे होगा. मल्टीप्लिकेशन लॉ की पहचान एंड या बोथ होती है. अब मैं क्वेश्चन को देख के ये फैसला करूंगा, आया क्वेश्चन में जो इवेंट्स गिवन है, वो एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं नहीं करते. अगर तो अफेक्ट नहीं करते तो इंडिपेंडेंट इवेंट का फॉर्मूला यूज करूंगा जो कि सिंपल मल्टीप्लिकेशन है. और अगर अफेक्ट करते होंगे तब क्या किया जाएगा, तब इस फॉर्मूले को यूज करेंगे. ये फॉर्मूला भी बिल्कुल इसी फॉर्मूले की तरह है, मगर इसके अंदर सेकंड वाली जो प्रोबेबिलिटी वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑन टू ए. इसका मतलब क्या है कि भाई ये जो सेकंड प्रोबेबिलिटी है वो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड कर रही है. यानी कि सेकंड इवेंट हमेशा अगर फर्स्ट इवेंट पे डिपेंड कर रहा है तो आप इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले के जरिए सॉल्व करोगे. यानी कि जो भी क्वेश्चन आपका होगा उसको इस फॉर्मूले के जरिए सॉल्व कर रहे होगे.
करोगे, किस तरीके से करेंगे, क्या करेंगे, अगेन वो भी एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन हमारे पास, पहला क्वेश्चन एनईटी के पास पेपर से लिया गया एक क्वेश्चन, क्या कहता है, टू कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द हेड इज ऑन द फर्स्ट एंड द टेल इज ऑन द सेकंड। एक बहुत खूबसूरत क्वेश्चन कहता है कि दो सिक्कों को हमने एक साथ उछाला है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि हेड आए पहले वाले पे और टेल आए सेकंड वाले पे। अब क्वेश्चन को पढ़ के अंदाजा करते हैं, आया ये क्वेश्चन डिपेंडेंट इवेंट में लाया करेगा या इंडिपेंडेंट में लाया करेगा। देखो, मुझे दो अलग अलग सिक्के गिवन है, सही है ना, मुझे दो अलग अलग सिक्के गिवन है, वो दोनों सिक्के अलग अलग उछाले गए, मुझे पहले वाले पे कुछ चाहिए, दूसरे वाले पे कुछ चाहिए, यानी कि पहला इवेंट पहले सिक्के के लिए, दूसरा इवेंट दूसरे सिक्के के लिए। इसका साफ मतलब ये कि ये दोनों इवेंट्स एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते, यानी कि ऐसा नहीं है कि पहले इवेंट के ऊपर अगर हेड चाहिए तो उसी पे टेल चाहिए, ऐसा नहीं है, या दूसरे अगर इवेंट के ऊपर या दूसरे सिक्के के ऊपर अगर टेल चाहिए तो उसी के ऊपर हेड चाहिए, नहीं। पहला वाला सिक्का अपना इनफरादी अलग काम कर रहा है, दूसरा वाला अपना अलग काम कर रहा है, यानी कि इससे मैं ये अखज कर सकता हूं, इससे ये कैलकुलेट कर सकता हूं कि भाई ये एक इंडिपेंडेंट इवेंट का क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि बड़ा मासूम सा क्वेश्चन आ रहा है। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने इंडिपेंडेंट इवेंट का फॉर्मूला यूज कर देना है। भैया क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल सा फॉर्मूला, बड़े मजे का, कुछ भी मुश्किल नहीं है उसके अंदर। वो कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सिंपल तरीके से, यानी कि पहले वाले की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लो, उसको मल्टीप्लाई करवा दो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के साथ, दैट्स ऑल। तो भैया पहले वाले की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक सिक्का, पहले वाले का इवेंट क्या है भैया, यानी कि पहले सिक्के पे हेड आए, तो हेड क्या है, एक इंडिविजुअल इवेंट है, और एक सिक्का टोटल कितने इवेंट्स करता है, हेड करता है या टेल करता है, तो दो होते हैं। सेम गोज फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, कि भैया दूसरे वाले सिक्के की ख्वाहिश क्या है कि उसके ऊपर टेल आए, तो मेरा बच्चा टेल एक इंडिविजुअल इवेंट है, टोटल कितने इवेंट परफॉर्म करता है एक सिक्का, दो करता है, तो क्या बन जाएगा, हाफ इंटू हाफ 1/4 हो जाएगा। बताओ मेरा बेटा क्या मसले की बात है इस क्वेश्चन में, सिंपल सा क्वेश्चन था, बताओ भाई आसान है कि नहीं है, आसान नहीं है बेटा, आसान बनाया है, अभी इससे मुश्किल क्वेश्चंस भी करेंगे, मगर बात का आगाज एक बहुत आसान क्वेश्चन से कर रहे हैं ताकि आपको बात क्लियर हो सके। अगला क्वेश्चन थोड़ा इससे डिफिकल्ट है, आइए उसको समझते हैं। क्या कहता है, कहता है देयर आर 2 पैकेट्स ऑफ प्लेइंग कार्ड, वेरी गुड, कह रहा है कि देयर आर 2 पैकेट्स ऑफ प्लेइंग कार्ड, और आगे आपसे कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एस फ्रॉम द फर्स्ट एंड किंग फ्रॉम द सेकंड। और ये क्वेश्चन आईबी में भी आया, नस्ट में भी आया, आपको नस्ट के नेट के 2014 के पेपर में मिल रहा होगा, और आईबी के 2016 या 15 के पेपर में आपको दिख जाएगा। तो मेरा बच्चा इस क्वेश्चन में क्या बात कर रहा है, कहता है कि भाई तुम्हारे पास दो डिफरेंट पैकेट्स हैं, इस बात को समझो, क्वेश्चन को पहले पढ़ा करें उसके बाद सॉल्व करने पे जाया करें, क्वेश्चन को पहले एनालाइज किया करें, काइंडली मैं हर दफा ये बात कहता हूं, एनालाइज एनालाइज एनालाइज। क्वेश्चन बहुत क्लियर अल्फाज में बताएगा उसे क्या करना है। कहता है तुम्हारे पास 2 डिफरेंट पैकेट्स हैं कार्ड्स के, यानी कि एक पैकेट में कितने कार्ड्स होते हैं, 52 पत्ते एक पैकेट के, 52 पत्ते दूसरे पैकेट के। क्या कहते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अब इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि एस, यानी कि एस का एक पत्ता आए पहले वाले पैकेट से और किंग का एक पत्ता आए दूसरे वाले पैकेट से। तो भाई देखो, मुझे तो 2 डिफरेंट पैकेट्स दे दिए और 2 कार्ड्स निकालने हैं, तो मुझे तो मसला ही हल हो गया, यानी कि दोनों इवेंट्स इंडिविजुअल हैं, यानी कि कोई इवेंट दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करता। ऐसा नहीं है कि मुझे एक ही कार्ड के पत्तों में से पत्ते निकालने हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 2 डिफरेंट पत्ते मुझे गिवन है, क्वेश्चन पढ़ के साफ मुझे अंदाजा हो रहा है, तो क्या मसले की बात है। इसका मतलब क्या है, कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, इंडिपेंडेंट इवेंट का आ रहा है ये क्वेश्चन भी। कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही बच्चों वाला काम है, कैसे सॉल्व करेंगे भाई, सिंपल तरीके से फॉर्मूला ऊपर गिवन है, उसी फॉर्मूले को यूज करूंगा भैया मैं। इवेंट ए क्या है, एस निकालना। मेरे प्यारे बच्चों, एक डेक में कितने एस होते हैं, 4 होते हैं, और एक पैकेट में कितने कार्ड्स होते हैं, 52, और दूसरे पर्टिकुलर डेक में से मुझे क्या चाहिए, किंग, तो एक डेक में कितने किंग्स होते हैं, 4 होते हैं, इसको भी डिवाइड बाय 4/52 कर दूंगा, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करवा दीजिए, क्या बन जाएगा, 1/13, 1/13, तो ये क्या हो गया, सिंपल तरीके से 1/13 इंटू 1/13, 13 का स्क्वायर क्या होता है मेरा बच्चा, सिंपल तरीके से 168, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्या हो जाएगा, 1/168 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बताओ मेरा बेटा इसमें क्या मसले की बात है, कोई मसले की बात इसके अंदर, कोई मसले की बात इसके अंदर। कैसे सॉल्व करा, किसी बच्चे को मसला दोबारा सुन लीजिए, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, आपको 2 डिफरेंट पैकेट गिवन है, एक 2 डिफरेंट डेक गिवन है आपको कार्ड्स के, कहा जाता है कि पहले वाले डेक से एक एस निकाल के दिखाओ, दूसरे वाले डेक से एक
किंग निकाल के दिखाओ, तो भाई दोनों के दोनों जो इवेंट हैं वो इंडिविजुअल इवेंट्स हैं और उनका आपस के अंदर कोई मिलाप नहीं है, इंडिपेंडेंट इवेंट भी है, इंडिविजुअल इवेंट्स भी हैं और इंडिपेंडेंट इवेंट भी हैं। तो सिंपल तरीके से कुछ भी नहीं करूंगा, मल्टीप्लीकेशन के इंडिपेंडेंट इवेंट के फॉर्मूले को यूज कर लिया जाएगा। बताओ मेरा बेटा क्या मसले की बात है? कोई मसला इस क्वेश्चन के अंदर? मेरे नहीं ख्याल में किसी बच्चे को मसला होगा। क्लियर है यहां तक की बात? अभी इस चीज को भूल दो, इसको आगे बढ़ के समझाऊंगा मैं। क्लियर है यहां तक की बात? आई होप क्लियर होगी इंशाल्लाह। तो देखिए बेटा, अब आपकी आसानी के लिए एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेकर आया हूं। लास्ट के जो दोनों क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने सॉल्व करे, वो दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके पास आ रहे थे इंडिपेंडेंट इवेंट के। अब देखिए अब कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, अभी मैं खुद अपने मुंह से नहीं बताता डिपेंडेंट का या इंडिपेंडेंट का, खुद से चेक करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि देयर इज अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, यानी कि एक डेक है 52 पत्तों का। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज एस, एंड मैंने एंड का सिंबल बना दिया बट सिंपल समझ जाइए, एंड सेकंड कार्ड ड्रॉन इज अ किंग। अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन बहुत मजे का है, पहले बता रहा हूं, बिलियन डॉलर्स का एक क्वेश्चन है, आपको हर यूनिवर्सिटी के पेपर में देखेगा, अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर, जीआरई साइड पे भी दिखेगा, नस साइड पे भी दिखेगा, आईबीएस साइड पे दिखेगा, क्योंकि क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चंस के मुकाबले में डिफिकल्ट है। क्या कहता है? देयर इज अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? कह रहे हैं कि तुम्हारे पास अब एक ही कार्ड का डेक है, अब प्रोबेबिलिटी बताओ कि या तो तुम्हारे पास एक कार्ड आए एस का एंड सेकंड कार्ड निकालो किंग का। यानी कि तुमने जो प्रोबेबिलिटी इस बात की बताओ कि जो पहला पत्ता तुम उस डेक से निकालोगे, जो पहला पत्ता तुम उस डेक से निकालोगे वो किसका होगा? एस का होगा, और दूसरा पत्ता जो निकालोगे वो किंग का होगा। अब जहन में बात आती है, सर दो पत्ते चले निकालने हैं, तो हमें ये बात जरा बताएं आप कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन किस में लाए करेगा? ये क्वेश्चन आया लाए करेगा डिपेंडेंट इवेंट के ऊपर या इंडिपेंडेंट इवेंट के ऊपर? सिंपल सी बात है। अब इस चीज को थोड़ा सा सोचें आप, अगर आप इस चीज को थोड़ा सा सोचते हैं तो साफ तौर पे जाहिर होता है ये इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा आपके पास जो डेक गिवन है वो एक ही गिवन है, तो जाहिर सी बात है जब सेकंड कार्ड निकालोगे तो कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस टोटल के अंदर होगी। सर क्या कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रही बात? आओ बेटा समझते हैं जरा बात को। अच्छा, सबसे पहले इसके अंदर और फर्दर क्लासिफिकेशन भी होती है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट। तो मैंने आप लोगों को एक बात हमेशा बताई, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा तो सबसे पहले नंबर के ऊपर एक तो मैं विदाउट कंसीडर करूंगा। अब क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। कहता है कि भाई आपके पास टोटल कितने पत्ते हैं? 52 पत्ते हैं। सही है ना? टोटल कितने पत्ते हैं? 52 पत्ते हैं। आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि आपने पहला कार्ड सेलेक्ट करा, वो आया किसका? एस आया, यानी कि एक इवेंट मेरा एस का है, एक इवेंट मेरा किसका है? किंग का है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब ये क्वेश्चन डिपेंडेंट इवेंट का कैसे, आइए समझते हैं। कि भाई देखो, पहला कार्ड में निकाल रहा हूं किसका? एस का। तो फॉर्मूला क्या कहता है मेरे पास? डिपेंडेंट इवेंट का फॉर्मूला सिंपल सा है, फॉर्मूला कोई मुश्किल नहीं है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला आपके पास ये आ रहा होगा, ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय ए। इसका मतलब क्या? अब इसको समझ आना है यहां पे मैंने कि भाई पहले वाला जो केस आ रहा है, पहले वाला जो इवेंट आ रहा है वो क्या आ रहा होगा? सिंपल 4 डिवाइडेड बाय 52, यानी कि इवेंट ए क्या होगा? 4 डिवाइड बाय 52। कि एस निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कि भाई टोटल कितने पत्ते हैं? 52, उनमें से एक कार्ड एस का होगा। मगर अब जब मैं सेकंड केस पे जाता हूं, अब जब मैं सेकंड इवेंट के ऊपर जाता हूं, तो मेरे प्यारे बच्चों सेकंड इवेंट किस चीज का है? किंग का। तो भाई किंग के कितने पत्ते होते हैं? 4। ये बात तो तमाम लोगों को मालूम है, मगर अब ये इवेंट कैसे पहले वाले पे डिपेंडेंट है कि भाई देखो, तुमने पहले एक पत्ता निकाल लिया उन 52 पत्तों में से, यानी कि तुम पहले क्या निकाल लो? एस निकालने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो ना। तो कोई भी पत्ता आपने एस का या कोई भी एक पत्ता आपने बाहर निकाल लिया, तो अब टोटल तादाद 52 नहीं होगी मेरा बच्चा, क्या होगी? 51 होगी। तो इसका आंसर क्या होगा? इस तरीके से आ रहा होगा। हो सकता है किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो, सर ये नहीं क्लियर हो पाया, आओ दोबारा समझाता हूं। क्वेश्चन बहुत मजे का है। आपसे कह रहे हैं कि आपके पास एक डेक है 52 प्लेइंग कार्ड्स का, और आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि आपने एक कार्ड निकाला, जो पहला कार्ड निकाला वो एस का है, और जो दूसरा कार्ड निकालते हैं वो किसका है? किंग का। तो भाई यही फॉर्मूला होता है ना आपके पास डिपेंडेंट इवेंट का। इसका मतलब क्या है? आपने पहले वाले कार्ड की प्रोबेबिलिटी दी, पहला वाला कार्ड क्या है? 4 डिवाइडेड बाय 52 आपने निकाल लिया, मल्टीप्लाई का सिंबल। अब इस चीज का मतलब क्या है, इसको समझो भाई। इसका मतलब ये कि सेकंड केस पहले पे किसी ना किसी तरीके से डिपेंडेंट है। तो बिल्कुल है यहाँ पे कि भाई अब जब मैं सेकंड कार्ड निकाल रहा हूं, तो भाई सेकंड
कार्ड के जो सेकंड कार्ड जो किंग है, तो जाहिर सी बात है किंग तो ऑब्वियसली मैंने नहीं छेड़ा, तो किंग तो ऑब्वियसली मौजूद होगा अंदर डेक के अंदर। मगर मगर पहले वाले कार्ड को जब मैं निकाल चुका हूं, वो एक्शन परफॉर्म कर चुका हूं, तो टोटल पत्ते जो पहले 52 थे 52 थे, अब 52 नहीं रहेंगे, तो टोटल क्या बन जाएगा 51 बन जाएगा। तो दैट्स द केस ऑफ विदाउट रिप्लेसमेंट। इस तरीके से हम विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे होते हैं। और अगर मुझसे क्वेश्चन कह देता विद रिप्लेसमेंट का, तब ये सिंपल तरीके से क्या हो जाता, अगर क्वेश्चन दे देता विद रिप्लेसमेंट का, तब तो भाई ये फिर यानी कि मैंने जो कार्ड निकाला है वापस से रिप्लेस भी हो सकता है, तब उस सूरत के अंदर ये 4/52 इंटू 4/52 ही रहता। मगर चूंकि क्वेश्चन हमेशा विदाउट रिप्लेसमेंट पे ही आपको मिलेगा, ये विद रिप्लेसमेंट के ऊपर अगर कहेगा तो आप कर सकते हो। तो ये इसके दो आंसर्स हो सकते हैं हमारे पास। क्वेश्चन क्लियर है? कोई मसला बेटा? कोई मसला बेटा? दोबारा से सुन लीजिए। अभी हम लोगों ने पहले क्वेश्चन किस पे सॉल्व करा, विदाउट रिप्लेसमेंट के ऊपर, यानी कि पहला वाला कार्ड मैं निकाल चुका हूं और एक टोटल में से एक तादाद कम हो गई। अगर ये क्वेश्चन में लिख दिया जाता कि भैया रिप्लेसमेंट इज अलाउड, रिप्लेसमेंट इज अलाउड का मतलब ये है कि अब मेरी टोटल तादाद डिस्टर्ब नहीं होगी। जो कार्ड मैंने निकाला है, यानी कि सेकंड वाला जो मेरा इवेंट है वो डिस्टर्ब नहीं करेगा फर्स्ट इवेंट को, या फर्स्ट इवेंट सेकंड को डिस्टर्ब नहीं कर रहा होगा, तो टोटल तादाद मेरी कांस्टेंट रहेगी इस केस के अंदर। तो ये क्वेश्चन था बहुत मजे का। आई होप अब तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर हुआ होगा। आइए चलते हैं इससे एक और डिफिकल्ट क्वेश्चन की जानिब। बेटा अब जो आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, ये आईबी में भी पूछा जा चुका है, ये नस्ट के अंदर भी आ चुका है, ये फास्ट के अंदर भी आ चुका है। इस क्वेश्चन की खास बात क्या, क्वेश्चन पढ़ के आपको अंदाजा होगा। क्या कहता है, इफ वी हैव 6 रेड बॉल्स, कहता है कि भैया तुम्हारे पास रेड बॉल्स हैं कितनी, 6। देखो जो क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, उसको मैं सॉल्व करता हूं। क्या कह रहा है, रेड बॉल्स तुम्हारे पास 6 आ रही हैं। आगे कहता है अगर 7 ब्लू बॉल्स भी हो, तो ब्लू बॉल्स की तादाद भी दे दी गई 7। आगे कहता है अगर तुम्हारे पास 3 व्हाइट बॉल्स हो और व्हाइट बॉल्स की तादाद दे दी गई 3, कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज रेड, सेकंड ड्रॉन इज आल्सो रेड एंड द थर्ड ड्रॉन इज आल्सो रेड। अब ये क्वेश्चन मजे का है। क्या कहता है इस क्वेश्चन के अंदर, आपसे बड़ी सिंपल सी बात कह रहा है कि आपके पास 6 लाल बॉल्स हैं, 7 ब्लू बॉल्स हैं और 3 व्हाइट बॉल्स हैं। मैंने वो तमाम फिगर आपको लिख के बता दी। तो टोटल तादाद कितनी बन जाएगी वैसे, अगर मैं आपसे पूछूं टोटल क्या बन जाएगा, 6 7 सिंपल तरीके से सही है, एंड प्लस 3 16, या 16 बन जाएगा ना, 16 बन जाएगा। तो टोटल कितनी बॉल्स आपके पास है, 16। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब क्वेश्चन जरा गौर से देखिएगा, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो पहली बॉल तुम पिक करोगे वो लाल होगी, दूसरी बॉल पिक करोगे वो भी लाल होगी, तीसरी बॉल पिक करोगे वो भी लाल होगी। अब ये क्वेश्चन मजे का है क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई बात क्या कर रहा है, काइंडली बात तो समझो क्या कह रहा है। एडिशन लॉ है, मल्टीप्लीकेशन लॉ है, सबसे पहले इसको फिगर आउट करो। देखो ये बात तो क्लियर होती है कि नंबर ऑफ इवेंट्स एक से ज्यादा है। जब एक से ज्यादा इवेंट है तो या तो एडिशन है, मल्टीप्लीकेशन है, सिंपल प्रोबेबिलिटी नहीं है। ये भी सबको क्लियर होगा। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं देखता हूं तो भाई देखो क्वेश्चन में साफ जिक्र है एंड का, और कहीं पे भी नहीं आया, यानी कि नंबर ऑफ इवेंट्स के अंदर और नहीं आ रहा। अगर और होता है तब हम जाते हैं एडिशन लॉ पे, यहां पे एंड का जिक्र आ रहा है। या फिर अगर एंड का जिक्र ना हो तो वहां पे बोथ का जिक्र होना चाहिए था, या फिर अगर वहां पे बोथ का जिक्र भी ना हो तो वहां पे आपको एक से ज्यादा चीजें निकालने को कही जाएंगी। जिस तरह लास्ट क्वेश्चन ने भी था कि एक से ज्यादा चीजें आपसे, 2 कार्ड एक साथ मांगे हुए थे आपसे। इसका मतलब क्या है कि सिंपल हमें ये बात समझ में आ गई, ये क्वेश्चन किसका है, मल्टीप्लीकेशन लॉ का है। अब क्या काम करें, अब बेटा बहुत ही आसान सा काम है। अब हम सिंपल तरीके से इस बात को फिगर आउट करेंगे, आया ये क्वेश्चन मल्टीप्लीकेशन के डिपेंडेंट इवेंट का है या फिर इंडिपेंडेंट इवेंट का है। कैसे फिगर आउट करेंगे बेटा, भाई देखो आपको साफ दिख रहा है, मुझे बताने की वैसे जरूरत नहीं है। जो तीनों आपको प्रोबेबिलिटीज, 3 जो प्रोबेबिलिटीज आपको फाइंड करनी है वो तीनों इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, ये साफ कोई अंधा भी आपको बता सकता है। कैसे बता सकता है कि भाई पहली प्रोबेबिलिटी भी रेड है, वो भी रेड, पहला इवेंट भी रेड का फाइंड करना है, दूसरा इवेंट भी रेड का फाइंड करना है, तीसरा भी रेड का फाइंड करना है। तो जाहिर सी बात है ना कि एक इवेंट दूसरे में डिपेंडेंट आ रहा है, यानी कि तीनों इवेंट्स एक दूसरे के डिपेंडेंट आ रहे हैं। इट्स क्वाइट ऑब्वियस। तो इनडिपेंडेंट वाला तो केस कैंसिल आउट हो गया। अब डिपेंडेंट इवेंट है। अब डिपेंडेंट इवेंट में क्या करते थे, अब आप जहन में सोच रहे हैं भाई डिपेंडेंट इवेंट में कुछ भी नहीं करते थे। डिपेंडेंट इवेंट का फॉर्मूला क्या था कि जितने भी आपके इवेंट्स डिपेंडेंट क्या आ रहे होंगे आप उनकी सिंपल प्रोबेबिलिटीज निकालते हो।
मगर हर अगली प्रोबेबिलिटी पिछली वाली पे डिपेंडेंट होती है। दैट्स द ओनली फॉर्मूला ऑफ डिपेंडेंट इवेंट्स। क्या फॉर्मूला है डिपेंडेंट इवेंट्स का? कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का इनटू बी इनटू ए का मतलब ये है कि भाई पहली वाली प्रोबेबिलिटी निकालो, हर जो अगली प्रोबेबिलिटी होगी वो पिछली प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करती है। ये सिंपल सा फॉर्मूला है आपके पास। तो कैसे सॉल्व करेंगे? आइए जो सारी बातें मैंने बताई उनको यूज करते हैं। कि भाई देखो अब कह क्या रहा है, कहता है पहली बॉल जो निकालो वो रेड निकालो। तो कितनी टोटल रेड बॉल्स हैं मुझे कौन बताएगा बेटा? टोटल रेड बॉल्स कितनी है? 6। तो पहला इवेंट, पहली आंसर क्या होगा? सही, जाहिर सी बात है, अगर मैं इसका आंसर निकाल लो, डायरेक्टली आंसर निकाल लेता हूं। टोटल रेड बॉल्स कितनी है? 6 डिवाइडेड बाय टोटल बॉल्स कितनी है मेरे पास? भाई इट्स क्वाइट ऑब्वियस, टोटल बॉल्स कितनी है? 16 है। तो पहला तो ये आ जाएगा। आगे क्या करेंगे? अगली प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। आगे क्या कहता है? सेकंड ड्रॉन इज ऑल्सो रेड। चलो मैं इसको इस तरीके से बता देता हूं। इसको मैं ऐसे मल्टीप्लाई पे शो करवा दूं कॉमे पे। सेकंड बॉल जो निकालनी है वो कैसे निकालनी है? वो भी आपको रेड निकालनी है। सेकंड बॉल जो आपको फाइंड करनी है वो भी आपको कैसी फाइंड करनी है? रेड फाइंड करनी है। तो भाई देखो पिछली वाली पे डिपेंड कर रहा है ये। कैसे? जरा गौर से बात समझिएगा मेरी। मेरा बच्चा, अभी तुमने पहली बॉल तो निकाल ली, वो कैसे निकाली? रेड निकाली। तो जाहिर सी बात है तुम्हारे पास टोटल रेड अगर पहले 6 थी तो अब 6 थोड़ी रहेंगी, अब कितनी रह जाएंगी? 5। पहले अगर तुम्हारे पास टोटल बॉल्स की तादाद 16 थी तो एक बॉल तुम निकाल चुके हो, अब ये कितनी रहेंगी? 16 नहीं रहेंगी बल्कि 15 हो जाएंगी। और फिर तीसरी प्रोबेबिलिटी का कह रहा है कि वो भी निकालो, एंड द थर्ड ड्रॉन इज ऑल्सो रेड, यानी कि तीसरी प्रोबेबिलिटी भी रेड की निकालनी है तुम्हें। इट्स का सिंपल मतलब क्या है? यहाँ कॉमा लगाओ, मल्टीप्लाई लगाओ, बात एक ही है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं उसको आगे चल के समझा भी देता हूँ। और तीसरी बॉल जो निकालो वो भी रेड निकालो। तो भैया अभी देखो तुमने एक बॉल इससे पहले निकाली थी, फिर एक निकाली, तो अब टोटल में 6 बॉलें नहीं रही रेड की। कितनी हो जाएंगी? 4, क्योंकि एक 5 थी ना पहले, तो तुमने एक बॉल और निकाल दी, तो अब कितनी हो गई? 4। और पहले तादाद अगर 15 थी तो एक बॉल और निकालने के बाद तादाद क्या हो जाएगी? सिंपल तरीके से 14। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अगर विदाउट रिप्लेसमेंट पे करते हो तो यह आंसर होगा। यानी कि इस क्वेश्चन को करने का तरीका कि सिंपल तरीके से आपने क्या करा? R1, R2, R3, यानी कि जो 3 प्रोबेबिलिटीज आपने निकाली हैं कि पहली रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, फिर दूसरी रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, फिर तीसरी रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। जहां से मैंने क्वेश्चन उठाया था नस साइड या आईबीएस साइड से, वहां पे ऑप्शंस के अंदर उन्होंने मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ, तो उन्होंने डायरेक्टली इसको इस तरह के ब्रैकेट के अंदर 4-4, 3-3 के उन्होंने आंसर्स दिए हुए थे। अगर आप मल्टीप्लाई करके आपके पास आ रहा होगा तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन के ऊपर तीनों को मल्टीप्लाई करवा दीजिएगा, उसमें कोई इतना इशू की बात नहीं है। क्लियर है यहां तक की बात बेटा? कोई मसला है इसके अंदर? कोई मसला इस चीज के अंदर? मेरे तो ख्याल में कोई मसला नहीं होगा। तमाम स्टूडेंट्स को ये बात क्लियर होगी, ये बात तमाम कॉन्सेप्ट यहां तक का क्लियर होगा कि भाई क्या काम करा। दोबारा सुन लेते हैं कि भाई जो पहली बॉल आई वो रेड है, सेकंड बॉल आई वो भी रेड होनी चाहिए, थर्ड बॉल भी रेड होनी चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। तो भाई टोटल रेड बॉल कितनी है? 6। टोटल तादाद कितनी है बॉल्स की? 16। तो 6/16 हो जाएगा। भाई कौन सा केस कर रहे हैं? डिपेंडेंट इवेंट का कर रहे हैं ना, डिपेंडेंट इवेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लिकेशन लॉ में। तो डिपेंडेंट इवेंट यही तो कहता है कि हर अगला इवेंट पिछले पे डिपेंड कर रहा हो, हर अगला इवेंट पिछले पे। तो देखो भाई अब जब मैं सेकंड रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा वो कैसे आएगी? जाहिर सी बात है, पहले अगर रेड बॉल 6 थी तो एक तो निकाल चुका हूं ना, तो 5 हो जाएंगी। पहले अगर टोटल की तादाद 16 थी तो एक तो निकाल चुका हूं, तो 15 हो जाएंगी। और फिर जब तीसरी वाली बॉल निकाल रहा हूंगा तो जाहिर सी बात है, अगर पहले तादाद बॉल्स की 5 थी तो फिर 4 हो जाएगी। पहले तादाद अगर बॉल्स की 15 थी तो अब क्या हो जाएगी? 14 हो जाएगी। डेट्स वेरी ऑब्वियस कि हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। आई होप ये क्वेश्चन अब क्लियर होगा आपको, और यहां पे इस क्वेश्चन में फर्दर कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। यहां तक की बात क्लियर है। इस क्वेश्चन को एक और तरीके से भी कर सकते हो, विद रिप्लेसमेंट कर दोगे। अगर मेरे पास लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं विद रिप्लेसमेंट बता दो, तो विद रिप्लेसमेंट में क्या होता है, यानी कि आपको रिप्लेस करने की इजाजत है चीजें। क्वेश्चन में चूंकि कभी गिवन नहीं होता तो हमेशा विदाउट रिप्लेसमेंट फाइंड करते हो। लेट सपोज कभी विद रिप्लेसमेंट आ गया, यानी कि आपको बॉल्स वापस जो निकाली गई हैं उनको वहां पे रखने की इजाजत है। उस सूरत में आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 6/16 इंटू 6/16 इंटू 6/16। सर ये क्या कर दिया आपने? भाई क्वेश्चन अगर आपसे विद रिप्लेसमेंट पे पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है कि भाई आपने अगर एक बॉल निकाली भी थी तो वापस से आप ऐड करके अगली प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। तो अगर पहले वाले केस के अंदर रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 6/16 है, तो मैंने अब कोई बॉल निकाली ही नहीं है, क्योंकि रिप्लेसमेंट अलाउ है ना। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है कि जो निकाला है वापस डाल दिया मैंने। फिर सेकंड वाले की दोबारा क्या होगी? 6/16। थर्ड वाले की 6/16। इस तरह इट गोज ऑन। विद रिप्लेसमेंट पे ये होता है, विदाउट रिप्लेसमेंट ये होता है। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है रिप्लेसमेंट अलाउ है या नहीं अलाउ, हमेशा इसका मतलब नॉट अलाउड है। क्लियर है बेटा यहां तक की बात? आई होप यहां तक के क्वेश्चन सारे क्लियर होंगे अब तमाम स्टूडेंट्स को।
तो बेटा अब हम अपने कुछ इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। जब हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया डिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं और इनडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, या मल्टीप्लिकेशन लॉ का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तो अब आपके सामने कुछ बेसिक मैं न्यूमेरिकल्स रखूंगा जो कि बहुत ज्यादा आपको आईबीए के पेपर में भी दिखेंगे, आपको जीआई के आई नर्स्ट फास्ट या सेट के लम्स के पेपर में भी दिख रहे होंगे, एनईडी साइड के ऊपर भी आपको ये क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, क्योंकि इन क्वेश्चंस के अंदर कहीं कॉन्सेप्ट बहुत मजे का भी हो जाता है, कहीं बहुत इजी भी हो जाता है, तो क्वेश्चंस बड़े वेरी करते हैं। अभी आप चेक करेंगे किस तरीके से। तो लेट सपोज क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास आ रहा है और ये क्वेश्चन आईबी और नस्ट के पेपर से लिया गया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? कहता है द प्रोबेबिलिटी दैट रेहान विल सॉल्व अ सर्टेन प्रॉब्लम इज 1/5। कहता है कि भाई इस बात की प्रोबेबिलिटी कि एक बच्चा रेहान है वो कोई काम परफॉर्म करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी उसने क्या दे दी? 1/5। डेट शोएब विल बी एबल टू सॉल्व इज 1/4। और कहता है कि वही प्रॉब्लम अगर शोएब को दी जाए करने के लिए तो उस काम को करने की प्रोबेबिलिटी 1/4। कहता है इफ बोथ बॉयज वर्क सेपरेटली। देखो मेरा बच्चा यहाँ पे लफ्ज बड़ा बड़ा ऐसा इतना बड़ा लिखा हुआ है कि किसी अंधे को भी नजर आ जाए, बोथ है। इफ बोथ बॉयज वर्क सेपरेटली ऑन द प्रॉब्लम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल सॉल्व इट। मेरे ख्याल में क्वेश्चन में इतनी हिंट्स मौजूद हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अगर आपके यहाँ पे आईबीए में एक क्वेश्चन 4 नंबर के लिए आ रहा होता है और नस्ट के अंदर ऑब्वियसली 80 मार्क्स जब मैथ्स का पोर्शन होता है तो 1 नंबर के लिए आ रहा होता है, मगर एक एक नंबर आपका बड़ा कीमती है। सो मेरे ख्याल में किसी अंधे को भी नजर में आ रहा है कि इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है। मेरा बच्चा बोथ का मतलब क्या है? मल्टीप्लीकेशन लॉ पे सॉल्व होगा। प्रोबेबिलिटीज गिवन है, कुछ भी नहीं करना भाई, बच्चों की तरह क्या काम करोगे? 1/5 इंटू 1/4 किसके बराबर होगा? 1/20 के। तो ऑप्शन सी क्या है भैया? मेरा करेक्ट आंसर। बताओ मेरा बेटा इसमें कोई मसले की बात है, कोई परेशानी की बात है तो मुझे बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगेन। अच्छा बच्चों को लगता है कि क्वेश्चन अगर लेंदी आ रहा है ना, या अगर क्वेश्चन में 5-6 लाइनें हैं तो शायद बहुत कोई बड़ा क्वेश्चन, मुश्किल क्वेश्चन होगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, क्वेश्चन जितना बड़ा होगा उतना आसान होगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी मैंने आईबी और नस के पास पेपर से लिया था। इनफैक्ट मेरे पास जगह भी नहीं थी इस क्वेश्चन को इस पेज पर डालने की, बट स्टिल मैंने इसको उस पर शो करा, आप इसको देख सकें। आईबी और नस के पास पेपर से लिया गया एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? इन अ वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, सही है, इन अ वॉर अगेंस्ट टेररिज्म जेट प्लेन ए हिट द टारगेट 3 times in 5 शॉट। ओह समथिंग इंटरेस्टिंग, वेरी गुड। क्या कह रहा है? कहता है कि भाई एक वॉर अगेंस्ट टेररिज्म चल रही है और जेट प्लेन ए जो है ना वो अपने टारगेट को हिट कर रहा है 3 दफा 5 में से। क्या कह रहा है? 3 दफा 5 में से। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, जो इंटरेस्टिंग डेटा उसको हमेशा हाईलाइट करो क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो तो। जेट प्लेन बी हिट्स द टारगेट 2 times in a 5 second, और जो दूसरा जेट प्लेन है वो 2 दफा अपने टारगेट को हिट किया 5 में से। सही है, वेरी गुड, इंटरेस्टिंग। एंड द जेट प्लेन सी हिट द टारगेट इन 3 times in 4 शॉट। ओके, कहता है कि जो जेट प्लेन सी है उसने 3 दफा अपने टारगेट को हिट करा 4 में से। इफ ऑल द प्लेन्स हिट द टारगेट इंडिपेंडेंटली, क्या कहा? इंडिपेंडेंटली, द प्रोबेबिलिटी दैट दे हैव ऑल 3 हिट द सेम टारगेट। मेरे ख्याल में क्वेश्चन में बेतहाशा हिंट्स मौजूद हैं। क्वेश्चन में पहली हिंट ऑल, बोथ, यानी कि अगर दो चीजें, दो इवेंट्स होंगे तो ऑब्वियसली बोथ होगा, नहीं तो अगर दो से ज्यादा चीजें हैं तो ऑल का जिक्र भी आ रहा है। तो ये भी इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है? मल्टीप्लीकेशन लॉ का क्वेश्चन आ रहा है। आगे उसने वैसे साफ बताया हुआ है कि इंडिपेंडेंट इवेंट है, डिपेंडेंसी नहीं है। हर प्लेन खुद से जाता है। भाई तुम अपनी गाड़ी में जाके एक बिल्डिंग को हिट करो, तुम्हारा भाई जाके गाड़ी जाके बिल्डिंग को हिट करे, दोनों को कोई आपस में कनेक्शन जुड़ी है? मतलब वो अपनी गाड़ी वो चला रहे हैं, आप अपनी गाड़ी आप चला रहे हो, सेम गोस फॉर हियर। कहते हैं कि भाई जेट प्लेन ए अपने इंडिविजुअल जाके हिट कर रहा है टारगेट को, जेट प्लेन पी अपना कर रहा है, जेट प्लेन सी अपना हिट कर रहा है, यानी कि इंडिपेंडेंटली हिट कर रहे हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर दोनों बच्चे अपने अलग अलग काम सॉल्व कर रहे थे, एक ही कॉपी पे सॉल्व नहीं कर रहे थे बैठ के, एक ही कॉपी पे सॉल्व नहीं कर रहे, अलग अलग सॉल्व कर रहे हैं ना। सेम गोस फॉर हियर कि भाई यहाँ पे तीनों जो जेट प्लेन्स है, जेट प्लेन ए, जेट प्लेन बी, जेट प्लेन सी, अपना अलग अलग जाके टारगेट को हिट कर रहे हैं, और आपको प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पे गिवन है। वो अलग बात है, हमारा जो बच्चा होता है बड़ा मासूम होता है, पिक नहीं कर पाता। बेटा 3 times in 5 शॉट कोई मजाक मस्ती की चीज नहीं गिवन, आपको जेट प्लेन ए की प्रोबेबिलिटी गिवन है। तो जेट प्लेन ए की प्रोबेबिलिटी क्या गिवन है आपको मेरा बेटा? ये गिवन है 3/5। जेट प्लेन बी की प्रोबेबिलिटी क्या गिवन है? 2 times in 5 शॉट, यानी कि 2/5।
और जेट प्लेन सी की प्रोबेबिलिटी आपको क्या गिवन है 3/4 यानी कि 3/4। तो सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है मल्टीप्लीकेशन लॉ का, सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है, उसने साफ बताया हुआ कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स का है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जब कभी इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं तो तमाम प्रोबेबिलिटीज को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं और आंसर आ जाता है खूबसूरती के साथ। बताओ भाई, ये क्वेश्चन आईबीए साइड आया, ये क्वेश्चन नस साइड आया। पहले भी ये बात बता चुका हूं कि लेक्चर में आने वाला एक एक क्वेश्चन किसी यूनिवर्सिटी के पास पेपर से बिलोंग करता है, ताकि आपकी तैयारी यूनिवर्सिटीज के लिए बहुत अच्छी हो जाए। तो बेटा देखो, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब बताओ क्या मसले की बात है? एस करोगे नहीं करोगे जाके अपने एग्जाम को? इंशाल्लाह बिल्कुल करोगे, अगर तरीके से बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हो और समझ रहे हो। 2/5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/4। सिंपल तरीके से सॉल्व कर लो भाई। क्या हो गया 6 18 आपके पास सिंपल तरीके से। और आपके पास और क्या बन जाएगा मेरा बेटा सिंपल तरीके से? 3 3 9 एंड 9 2 18, 2 1 2 2 4 कर दो ना, काट दो। तो 5 5 25, 25 2 नीचे आ जाएगा 50, ऊपर आ जाएगा 9/50। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या होगा मेरा बच्चा? हमारा आंसर होगा। बताओ बेटा इसमें क्या मसले की बात है? कोई मसला भाई, बच्चे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद। नर्सरी क्लास का बच्चा सॉल्व करता है क्वेश्चन, अगर तरीके से पढ़ा हो और कॉन्सेप्ट तरीके से लिया हो। क्लियर है बेटा ये बात? आगे चल सकते हैं हम लोग फिर। अगला क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6? एक ऐसा क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा आपको जीआईकेआई के पेपर में भी दिखेगा, फास्ट के पेपर में भी दिखेगा, नस्ट के पेपर में भी दिखेगा, आईबीए साइड भी दिख रहा होगा। क्या कहता है? बड़े मजे का क्वेश्चन है। देयर आर 5 कार्स इन अ रेस। कहता है एक रेस है, उसके अंदर आपके पास कोई 5 गाड़ियां हैं। होंडा है, टोयोटा है, सुजुकी है, दियाशु है एंड फोर्ड्स है। आई एम सो सॉरी अगर मैं चौथे वाले का नाम गलत ले रहा हूं, बट खैर है। आपके पास 5 गाड़ियां आ रही हैं जो कि एक रेस के अंदर भाग रही हैं। आपके उन पांचों को उसने मॉडल्स दिए हुए, भाई होंडा का मॉडल है, टोयोटा है, सुजुकी है, दियाशु है या फोर्ड्स है। आपसे कहा जाता है कि 3 आउट ऑफ 5 कार्स विल बी विनर। सिंपल सी बात कह रहा है, कहता है इन 5 में से कोई सी 3 गाड़ियां मैच को जीतेंगी। इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि आया वो फोर्ड्स होगी, वो टोयोटा होगी या वो होंडा होगी। अब ये क्वेश्चन लिटरली बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगेन बच्चा बड़ा कंफ्यूज क्वेश्चन देखने के बाद, सर डिपेंडेंट इवेंट है या इंडिपेंडेंट इवेंट है? अबे अल्लाह के बंदे इस चीज को छोड़ो, क्वेश्चन पहले समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है। भाई आपको 5 गाड़ियां गिवन है, सही है ना? ऊपर वाली चीज बिल्कुल फजूल डेटा गिवन है, आपको डायरेक्टली सिर्फ 5 गाड़ियों के नाम बताए हुए। नाम क्या करना भाई तुमने? जो अगली लाइन है ना, 3 आउट ऑफ 5 विल बी विनर, ये $1 बिलियन की लाइन है। और उसके बाद आखिरी वाली भी, द प्रोबेबिलिटी दैट द फोर्ड्स, टोयोटा एंड होंडा आर द विनर्स। इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि ये तीनों विनर्स होंगी। सही है, कोई मसले की बात नहीं है। मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन के अंदर ये लाइन क्या लिखी हुई है? 3 आउट ऑफ 5 विल बी विनर्स, यानी कि आपको बात बताई हुई है कि भैया 3 में से 5 गाड़ियां को जीत रही होंगी। और आपको अब इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, आया वो फोर्ड्स है या होंडा है या टोयोटा है, यानी कि वो 3 गाड़ियां जो होंगी वो टोयोटा की होगी, फोर्ड्स की होगी या फिर होंडा की होगी। तो भाई इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? किस तरीके से मल्टीप्लीकेशन लॉ का क्वेश्चन आ रहा है? एक से ज्यादा इवेंट्स आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, ऐसे बिल्कुल आ रहे हैं कि भाई एक इवेंट फोर्ड का, एक टोयोटा का, एक होंडा का है। इसके अलावा एक और चीज जो आपके पास यहां पे आ रही है, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट को शो करने के लिए कि क्वेश्चन कैसा आ रहा है, इंडिपेंडेंट इवेंट आ रहा है कि भाई एक गाड़ी जीत रही है उसका दूसरे पे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उसने इस बात को लिखा हुआ है कि 5 में से 3 गाड़ियां जीतेंगी। तो इसका मतलब फोर्ड्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/5। टोयोटा की जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इसकी भी 3/5 होगी। होंडा की जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इसकी भी 3/5 होगी। क्योंकि क्वेश्चन में ये बात साफ साफ गिवन है कि भाई 5 में से 3 गाड़ियां जीतेंगी और वो 3 गाड़ियां फोर्ड्स, टोयोटा एंड होंडा होंगी। हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। 3/5 इंटू 3/5 इंटू 3/5 करूंगा, सिंपल तरीके से मेरा आंसर आ जाएगा। 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा? ऊपर बन जाएगा 27, नीचे आ जाएगा सिंपल तरीके से 125। सिंपल तरीके से इस बात का आंसर आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर होगा। मुझे बताओ बेटा इसके अंदर कितनी वर्किंग है? एक लाइन की भी वर्किंग नहीं है। और अगर ये क्वेश्चन आपको वैसे ही मालूम है, क्योंकि बेतहाशा दफा एक क्वेश्चन एग्जैक्टली आ रहा होता है, तब तो आप 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हो। आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होना मेन चीज है। क्वेश्चन को खुदारा याद मत करने की कोशिश किया करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, ऐसे 10,000 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बताओ भाई, ये जीआईकेआई, नस्ट, फास्ट, यूईटी, लाहौर, इन जगहों पे पूछा जाता है। बताओ इसमें क्या मसले की बात है? अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगेन ये आईबी और नस्ट के पास पेपर से लिया गया एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है? इफ द प्रोबेबिलिटी दैट साइमा विल बी अलाइव इन 30 years इज 4/10। कह रहा है कि भैया साइमा एक खातून है,
उनके जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी इसने निकाल के बता दी कि 4/10 है, अगले 30 सालों में जिंदा रहेंगी। और इस बात की प्रोबेबिलिटी कि सना जो शायद उनकी फ्रेंड वगैरह कोई है वो जिंदा रहेंगी अगले 30 सालों के अंदर, वो है 8/10। यानी कि सना की जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी क्या दे दी गई? 8/10। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि भैया एक साइमा खातून है, उनकी प्रोबेबिलिटी कि वो 30 साल जिंदा रहेंगी वो 4/10 है, और सना कि वो 30 साल जिंदा रहेंगे वो 8/10 है। इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि बोथ विल बी अलाइव इन नेक्स्ट 30 इयर्स। इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है, कोई मसले की बात नहीं है बेटा। ये तो बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन तो हमारे मुल्क के बच्चे सॉल्व करते हैं भाई, क्या मसले की बात है इसके अंदर? बोथ का जिक्र आ गया ना यार, क्या इशू की बात है? 2 मिनट में सॉल्व करेंगे बेटा इस क्वेश्चन को। क्या करोगे? कुछ भी नहीं करना, दोनों की प्रोबेबिलिटी को आपस में मल्टीप्लाई करवा दोगे। तो 4/10 मल्टीप्लाई बाय 8/10 क्या हो जाएगा भाई? 2 2s are 4, 2 5s are 10। ये क्या हो जाएगा? 2 4s are 8, 2 5s are 10। ये क्या हो जाएगा मेरा बेटा? 4 2s are 8 ऊपर बन गया, 5 5s are 25। 8/25 आ गया भैया। अब यहाँ पे तो पॉइंट में गिवन है, तो बेटा क्या मसले की बात है? बचपन में मैथ्स पढ़ी होगी, क्लास 5 के अंदर अगर बंक नहीं मारा, क्लास 5 में अगर ट्यूशन वाली बाजी से नहीं पढ़ा, बेसिक मैथ्स है, हर जगह कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, कोई मसले की बात नहीं है। कैसे सॉल्व करोगे भाई? सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सी लॉजिक। 8 को अंदर रखा, 25 को बाहर रखा, 0 लगाया, पॉइंट लगाया, एक हिस्सा आ गया यहाँ पे। अब क्या करें सर? मेरा बच्चा देखो, पॉइंट लगाने पे नीचे क्या आ गया? एक 0 आ गया। बेटा देखो अब मैं क्या करूंगा, सिंपल तरीके से 25 4 ज्यादा तो 100 होता है, बहुत कॉमन सी बात है। तो 25 3 क्या होता है? 75 के बराबर होता है। तो यहाँ पे मैं क्या ले लूंगा? 25 3 ले लूंगा, 75 हो जाएगा, कार्डन पीटी होगी, 5 बचेगा, फर्दर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन हो रहा होगा, बात मुझे मालूम है, सही है ना? मगर मुझे पता चल गया कि भाई रफ एस्टिमेट मैंने लगा लिया कि 0.3 समथिंग मेरा आंसर होगा। अब एक बात जहन में रखिएगा, जब कभी अगर आपको, चाहे आप नस साइड अप्लाई कर रहे हो, आईबी साइड अप्लाई कर रहे हो, जब आपको कैलकुलेटर अप्लाई नहीं होता, आप यूज नहीं कर सकते कैलकुलेटर, वहां पे एग्जामिनर को भी ये बात मालूम होती है, एग्जामिनर बेवकूफ नहीं होता, आपको इतनी प्रिसाइज कैलकुलेशन नहीं करने दी जाएगी। अब लेट सपोज देखो मैंने इसके आगे का सोल्यूशन नहीं करा, मैंने चेक कर लिया 25 3 के ऊपर 75 आएगा, मैंने यहाँ पे लीव कर दिया, क्योंकि मुझे अपना टाइम बचाना है। टाइम इज मनी मेरा बच्चा, आपके पास टाइम बहुत कीमती है एप्टीट्यूड के अंदर, खुदारा इस चीज को लाजमी समझिएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे 0.3 देख लिया, अब मैं इसको यहीं पे छोड़ दूंगा, अब मैं अपने आंसर्स को चेक करूंगा। भाई देखो 0.3 का मुझे पता है इतना तो आंसर होगा, इससे मिलता जुलता कुछ ना कुछ आंसर होगा, ये नहीं हो सकता, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। अब मैंने देखा कि यार यहाँ पे तो एग्जामिनर चालाकी करी हुई है, दो 0.3 के आंसर्स दिए हुए, अब मेरा आंसर क्या होगा? मैं परेशान हो गया। मगर एक चीज मेरे जहन में फौरन आ गई, एक चीज मेरे जहन में कि भाई देखो ये डायरेक्टली मुझे 0.3 आंसर नहीं होगा मेरा, इसके आगे भी कुछ होगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे भी 5 कैरी बचा है, 5 कैरी यानी कि 5 मेरा रिमेनिंग है। इसका मतलब क्या है? मैं आगे कुछ ना कुछ करूंगा सॉल्यूशन, तो फिर ये 5 कैंसिल आउट हो रहा होगा। डेट सिंपली मींस कि 0.30 मेरा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर तो यहाँ पे मेरा रिमाइंडर 0 हो जाता, यानी कि मेरा यहाँ पे टर्म 0 आ जाती, तब तो शायद 0.3 मेरा आंसर होता। मगर चूंकि अभी मेरे पास यहाँ पे 0.3 से आगे भी कुछ होगा, तो उसके ऊपर मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑन दी अदर हैंड एक बच्चा आपके साथ बैठा हुआ होगा, वो क्या कर रहा होगा? वो यहीं पे बैठ के इसको सॉल्व कर रहा होगा। अच्छा 25 इसके ऊपर ये होगा, 2 के ऊपर होगा, 0 लगा दूं यहाँ पे मैं, 2 के ऊपर 50 बनेगा। अल्लाह के बंदे ये 2 मिनट भी अगर तुमने यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करने से बचा लिए ना, और ये माइंड की गेम खेल ली, तो तुम्हारे 10 सेकंड के अंदर तो पता चल जाएगा क्या आंसर है। और अगर तुमने फिर आगे बैठ के सॉल्व करने स्टार्ट करी, हो सकता है 50-60 सेकंड के अंदर वो भी तुम कर लो। मगर ऑब्वियसली सी बात है मेरा बच्चा, अपने टाइम को जितना आप सेव कर सकते हो आपके आसानी है, जितना सेव हो। तभी मैं नॉर्मली कैलकुलेटर के बगैर नहीं पढ़ा, कैलकुलेटर के बगैर पढ़ा रहा होता हूँ इस चैनल के ऊपर 99% केसेस के अंदर। मुझसे बच्चे बहुत दफा कहते हैं कैलकुलेटर की ट्रिक्स बताएं, बट स्टिल मेरी एक मोटिव ये होता है कि वो बच्चा जो नस के लिए अप्लाई कर रहा है, वो बच्चा जो आईबी के लिए अप्लाई कर रहा है, या वो बच्चा जो ऐसी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहा है जहां में कैलकुलेटर नहीं अलाउ, उसके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। तो बेटा ये सिंपल सी गेम है, आई होप आपको क्लियर होगी इंशाल्लाह। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। ये क्वेश्चन आपको मेरी तरफ से होमवर्क है, आप इस क्वेश्चन को होमवर्क में कर रहे होंगे, इसमें कुछ भी मुश्किल चीज नहीं है, सिंपल तरीके से आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मेरी तरफ से क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए होमवर्क है। अच्छा तो बेटा आप क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? यूईटी और जीआईकेआई साइट के ऊपर पूछा जाने वाला एक अच्छा क्वेश्चन। क्या कह रहा है? कहता है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द चांस ऑफ ड्रॉइंग 2 एसेस। अब लिटरली ये क्वेश्चन मेरा बच्चा बहुत मजे का है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे क्या कहा जा रहा है?
आपसे कहा जा रहा है कि भाई आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि अगर दो कार्ड्स आपने 52 प्लेइंग कार्ड्स के डेक में से निकाले और इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि दोनों के दोनों जो कार्ड्स निकालने हैं वो एस के हों। भाई ये क्वेश्चन मैंने इस लेक्चर के स्टार्ट में भी आपको करवाया इस तरह का कि भाई 2 कार्ड्स निकालने, इसका सिंपल मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन लॉ। अगर एक कार्ड निकालना होता है तो इंडिविजुअल इवेंट है, अभी इंडिविजुअल इवेंट नहीं आ रहा, एक से ज्यादा इवेंट आ रहे हैं, दैट सिंपली मींस एडिशन लॉ या मल्टीप्लीकेशन लॉ। आगे क्या कह रहे हैं कि भैया तुमने एक साथ दोनों निकालने हैं, तो एक साथ दोनों निकालने का मतलब ये है कि मींस आपको यहां पे कहा जा रहा है मल्टीप्लीकेशन लॉ के ऊपर। अब कैसे सॉल्व करें, भाई बहुत ही आसान सी टेक्निक है, कोई मसले की बात नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन कौन सा आ रहा है, आपके पास ये क्वेश्चन आ रहा है डिपेंडेंट इवेंट का। किस तरीके से डिपेंडेंट इवेंट का आ रहा है कि भाई मल्टीप्लीकेशन लॉ के डिपेंडेंट इवेंट का आ रहा है। आपको 2 एसेस निकालने हैं, तो पहला वाला एस जब मैं निकालूंगा 52 प्लेइंग कार्ड से, तो भाई एक कार्ड के डेक में टोटल कितने एस होते हैं मेरा बच्चा, 4 होते हैं, तो 4 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 52, मल्टीप्लाई का सिंबल। जो अगला इवेंट है वो जाहिर सी बात है इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में रिप्लेसमेंट नहीं अलाउ, यानी कि विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा हुआ तो इसका मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट है। दैट सिंपली मींस अब जब मैं दूसरा एस निकालने के लिए जाऊंगा तो चूंकि पहले मैं एक एस निकाल चुका हूंगा तो अब 3 एस होंगे, और टोटल कार्ड जो पहले 52 होंगे अब ये 52 नहीं होंगे, बल्कि क्या होगा मेरा बच्चा, बल्कि अब क्या होगा मेरा बेटा, अब ये कार्ड्स 52 नहीं रहेंगे, बल्कि चूंकि एक कार्ड पहले निकाला हुआ है तो ये 51 हो जाएंगे। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दीजिए, क्या बन जाएगा भाई, 4 1 4, 13 का 13, तो 3 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 51, 51 इंटू 13 अब यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, 15 इंटू 31, सिंपल तरीके, 3 1 3, 5 3 15 का 5, एक का एक, एक का एक, 5 1 5। बेटा इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या बन जाएगा, अभी 3 आ जाएगा, 5 और 1 क्या हो गया, 6 हो गया, और 5 और 1 क्या हो गया, 6 हो गया, सही है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, नीचे क्या आ जाएगा, 6 6 3, 3 1 3, और ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 2 2 1। तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, सिंपल तरीके से 1 डिवाइडेड बाय 2 2 1। यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या टेक्निक है मेरा बेटा, आपने कुछ भी नहीं करा, क्वेश्चन आपके पास मल्टीप्लीकेशन लॉ के डिपेंडेंट इवेंट का आ रहा है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए लिटरली बहुत ही हलवा होंगे, इसके तमाम मुश्किल क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा चुका हूं, और सिंपल तरीके से मल्टीप्लीकेशन भी हम लोगों ने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया। अच्छा भाई, लास्ट के अंदर इस लेक्चर को बस एंड करने से पहले कुछ मैथमेटिकल जो आपके पास प्रोबेबिलिटी होती है उसको डिस्कस कर लेते हैं। अगेन ये एडिशन और मल्टीप्लीकेशन लॉ से लिंक एक टॉपिक आ रहा है, बहुत ही बच्चों वाला टॉपिक है, असूलन तो आपको खुद से करना चाहिए, बट स्टिल इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ आईबीए, कुछ नस्ट और कुछ एनईटी साइड के क्वेश्चन आपको करवा देता हूं। पहला क्वेश्चन देख लिए, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन है, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी भी गिवन है, आपसे कहा जा रहा है कि अच्छा आपको कॉमन प्रोबेबिलिटी भी गिवन है, और आपसे कहा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालो। तो मेरा प्यारा बच्चा, इसका फॉर्मूला मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है, सिंपल तरीके से आपके पास एडिशन लॉ आ रहा है। क्या फॉर्मूला होता है मेरा बच्चा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है मेरा बच्चा, हमारे पास हाफ प्लस का साइन, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है 1/4 माइनस का 1/8। सिंप्लीफाई करवा दूंगा इसको, तो भाई यहाँ पे क्या बन जाएगा, 4 2 8, 4 1 4, और प्लस का 2 माइनस का 1/8, यानी कि 6/8। तो क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, 6 में से 1 निकाला, 5/8 इसका आंसर आ रहा होगा। आप भी सिंप्लीफाई करवा लीजिएगा, मैंने आपके सामने करके दिखा दिया। इसको सॉल्व करोगे तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का आंसर क्या आ रहा होगा, 5/8। पहला वाला क्वेश्चन तो बहुत ही इजी था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या कह रहा है, कहता है ए की प्रोबेबिलिटी है 1/3, बी की प्रोबेबिलिटी भी 1/3 है, और कॉमन पार्ट की प्रोबेबिलिटी है 1/9। आगे क्या कह रहा है, सर ये गलती से डैश लगा दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होगा। नहीं मेरा बच्चा, ये क्वेश्चन नस्ट के अंदर और आईबी में ऐसे ही पूछा गया था। कह रहे हैं बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, आओ देखते हैं बेटा, बहुत ही आसान चीज है। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड कर लूंगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस देयर कॉमन पार्ट। इसको सिंप्लीफाई कर लो जरा, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लूंगा तो क्या बन जाएगा मेरा बच्चा, ये बन जाएगा 3 3 9, 3 1 3 प्लस 3 1 3 हो जाएगा ऑब्वियसली 6, माइनस का 1/9। इसको फर्दर सॉल्व कर लोगे, 6 में से 1 निकाला, 5/9 हो जाएगा। सही है मेरा बेटा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 5/9 हो जाएगा।
अब क्या करें भाई, अभी तो मैंने क्या फाइंड कर लिया, ये हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का आंसर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का आंसर क्या आ गया हमारे पास, 5/9। हमें निकालना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सेट्स का टॉपिक मैं बहुत पहले पढ़ा चुका हूं। कॉम्प्लीमेंट कहते हैं यूनिवर्सल में से माइनस करने को, ऐसे ही है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। तो बेटा यहां पे यूनिवर्सल क्या होगा, यानी कि यूनिवर्सल प्रोबेबिलिटी। तो मेरा प्यारे बच्चों ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि सबसे बड़ी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। सबसे बड़ी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। तो अगर मुझे यहां पे चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो फॉर्मूला क्या होगा, 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को माइनस करवा देना, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास, बिल्कुल आ जाएगा। यानी कि 1 में से 5/9 को माइनस करवा दिया जाए तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लोगे यहाँ पे, 9 में से 5 गए 4, तो आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल 4/9। क्लियर है भाई, क्या मसले की बात थी इसके अंदर, बच्चे सॉल्व करते हैं हमारे मुल्क के अंदर ये क्वेश्चन यार। इसमें मसला हो रहा था आप लोगों को, कोई इशू मुझे बताओ, अब कोई मसला इसके अंदर, मेरे नहीं ख्याल में बेटा किसी को मसला होगा। अगला क्वेश्चन जल्दी से देख लीजिए क्या कह रहा है। आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, मगर फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉमन पार्ट विद बी कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या पता है, क्या है इसका मतलब, ये है ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है, ये कोई फनकारी वाला क्वेश्चन है। यानी कि अब ये एडिशन लॉ नहीं है बेटा, ये मल्टीप्लीकेशन लॉ का क्वेश्चन है। और मल्टीप्लीकेशन लॉ का कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, डिपेंडेंट इवेंट का। कैसे सॉल्व करोगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बच्चे सॉल्व करते हैं भाई। अच्छा एक और चीज मैं यहाँ पे बता देता हूं आपको, एक और चीज, चूंकि यहाँ पे आपको 2 इंडिविजुअल इवेंट्स गिवन है, ए और बी, और फाइंड क्या करना है, ऐसी टर्म फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉमन पार्ट विद दी प्रोबेबिलिटी यानी कि बी कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या है कि बी जो है वो ए पे डिपेंड करता है, इसका मतलब क्या है, बी जो है वो ए पे डिपेंड करता है। तो ये मल्टीप्लीकेशन लॉ की पहली टाइप का मैथमेटिकल क्वेश्चन है। मल्टीप्लीकेशन लॉ की पहली टाइप कौन सी थी, डिपेंडेंट इवेंट वाली, उसका क्या कैसे सॉल्व करोगे मेरा बच्चा, क्या फॉर्मूला है, पहले वाले की प्रोबेबिलिटी लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फॉर्मूला डायरेक्टली आपको मालूम है, लिखवा चुका हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी कि हाफ, मल्टीप्लाई का सिंबल, आगे क्या कहता था फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड ऑन फर्स्ट, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड क्या आ रही है, 1/3 ऑन फर्स्ट यानी कि 1/2। इसको सिंप्लीफाई कर दो, नीचे से ऊपर जाके चीज पलट जाएगी, तो क्या बन जाएगा, हाफ का हाफ, और फिर क्या हो जाएगा, सिंपल तरीके से ये हो जाएगा 2/3, 2 से 2 कैंसिल आउट। प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या आ रहा होगा आपके पास, सिंपल तरीके से 1/3 आ रहा होगा। बच्चों ये क्वेश्चन तरीके से देख लेना, ये क्वेश्चन आईबीएस साइड पे भी आता है, नस साइड पे भी आता है, एनईडी साइड पे भी आता है, जीआईके और फास्ट साइड पे भी आपको दिखेगा, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है भाई। देखो प्रोबेबिलिटी ए और बी तो इंडिविजुअल गिवन थी, मगर यहां पे खास बात क्या है कि सेकंड वाले पे कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, सेकंड इवेंट के ऊपर। सेकंड इवेंट पे कॉम्प्लीमेंट आने का मतलब ये है कि भाई ये मैथमेटिकल फॉर्म आ रही है मल्टीप्लीकेशन लॉ की पहली टाइप की। लेट सपोज अगर आपके पास इसका उलट होता, इसका उलट क्या होता कि आपके पास गिवन होता इस तरीके से फाइंड करने को, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इस तरीके से होता, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब ये सेकंड फॉर्म थी। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसमें कुछ भी नहीं करोगे, दोनों की प्रोबेबिलिटीज को डायरेक्टली आपस में मल्टीप्लाई करवा दोगे, आंसर आ जाएगा। क्योंकि सेकंड लॉ आपसे यही कहता है ना कि दोनों की प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करवा दिया जाए। तो अगर तो कॉम्प्लीमेंट ए पे आ रहा हो, दैट्स मींस कि आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट का क्वेश्चन है, यानी कि पहला वाला पहले पे खुद ही डिपेंड हो रहा है, दूसरा वाला खुद दूसरे पे डिपेंड हो रहा है। तो अगर तो ए पे कॉम्प्लीमेंट आ रहा हो, कभी भी ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि आपने इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई सिंपली करवा देना है। और अगर सेकंड वाले के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ रहा हो तो फिर क्या करते हैं, फिर इस पैटर्न को फॉलो करते हैं, पहले वाले की प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, सेकंड वाले की प्रोबेबिलिटी को पहले वाले से डिवाइड करवाते हैं और सॉल्व कर रहे होते हैं। यहां पे हमारा लेक्चर एंड होता है फाइनली प्रोबेबिलिटी का। आई होप आपको बेटा ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, आपको ये पूरी बात समझ में आई होगी, जो बात अब तक हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी की करी, किस तरीके से परफॉर्म करा, किस तरीके से इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझा। आई होप तमाम स्टूडेंट्स को ये कॉन्सेप्ट, ये लेक्चर्स प्रोबेबिलिटी के इजीली क्लियर होंगे। मेरी ये दुआ है कि आप नस की तैयारी कर रहे हो, आप आईबी की तैयारी कर रहे हो, आप लम्स या सेट की तैयारी कर रहे हो, आप जीआईके फास्ट या एनईडी की तैयारी कर रहे हो,
आप जिस यूनिवर्सिटी की भी तैयारी करो, चाहे वो प्याज हो, यूईटी हो, XYZ, आई होप कि आप उस तैयारी के अंदर कामयाब हो सको। मेरी तरफ से बेटा बहुत सारी दुआएं आपके लिए कि अल्लाह आपको कामयाबी दे बहुत सारी। आई होप कि आप जिस भी तैयारी को परफॉर्म कर रहे हो, आप उसमें आप उस तैयारी को इजीली कंप्लीट कर सको और अच्छे तरीके से जाके पेपर को अटेम्प्ट कर सको। मैं साथ साथ काफी सारी करियर काउंसलिंग भी कर रहा होता हूँ कि बेटा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम को अपने लाजमी सेव करो, फजूल कामों में लगने के बजाय ज्यादा पढ़ाई करो, प्रैक्टिस शीट सॉल्व करो, जो भी लेक्चर मेरा देखो, उसके बाद जो भी तुम्हारा मटेरियल मौजूद है, जिस तरह का भी मटेरियल मौजूद है, चाहे वो किप्स की किताबें हैं, चाहे वो अनीस की किताबें हैं, चाहे वो IB ग्रेड्स का मटेरियल है, चाहे वो किसी भी पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट का मटेरियल है, किसी भी इंस्टीट्यूट का, उससे बैठ के उसका प्रैक्टिस मटेरियल लाजमी सॉल्व करो। जितना ज्यादा आप एप्टीट्यूड के अंदर प्रैक्टिस करते हो, उतने ज्यादा आपकी ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस आता है, क्वेश्चंस को समझने का तरीका आता है, बात करने का तरीका आता है, इन अदर वर्ड्स मैथ्स के साथ। तो यहाँ पे इस लेक्चर को एंड करता हूँ। आई होप अल्लाह आपको कामयाबी दे, और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह आपको कामयाबी दे और बहुत सारी कामयाबी दे। तो जब तक के लिए, नेक्स्ट लेक्चर के लिए खुदा हाफिज, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।